नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की इन क्लासों में हमने पिछली क्लासों में देखा कि कैसे मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ और मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ नए छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उसी क्रम में सबसे पहले हमने मैसूर और कर्नाटक को पढ़ा, उसके बाद हमने मराठा को देखा और अब आज हम नया एक प्रांत पढ़ेंगे जिसका नाम है बंगाल। तो बंगाल जो हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्रांत रहा है भारत का, और इस समय की अगर 18वीं सदी की इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत और यहाँ से यहाँ तक रहा बंगाल। ये उस समय का भारत और यहाँ पर ये था बंगाल जो आज के बिहार प्लस बंगाल, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस उड़ीसा और झारखंड। आज का जो बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, बांग्लादेश, उड़ीसा और झारखंड, इन सब को मिला के 18वीं सदी का बंगाल बनता था। और बंगाल यहाँ से एक नदी जाती है जिसको बोलते हैं हम गंगा, और यहाँ से एक नदी आती है जो है ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के दोनों के उपजाऊ क्षेत्र में होने के कारण ये हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत रहा है, क्योंकि गंगा और यमुना के पानी के कारण यहाँ पर हमेशा से अच्छी खेती हुई है और अच्छी खेती होने के कारण यहाँ से सर्वाधिक भू राजस्व प्राप्त होता था। इसलिए शासनकाल किसी का भी रहा हो, बंगाल हमेशा से भारत के लिए किसी के भी शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण प्रांतों में से एक रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक बड़ा कारण था यहाँ की उपजाऊ जमीन, यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है उसके कारण यहाँ पर खेती अधिक होती है और खेती अधिक होने के कारण यहाँ पर भू राजस्व भी अधिक प्राप्त होता था। अगर हम देखें 18वीं सदी में या 18वीं सदी के पहले जब मुगलों का शासन रहा दिल्ली में, और जब मुगलों का शासन रहा तो ये मुगलों के अधीन था, और जब मुगलों के अधीन था तो मुगल एक केंद्रीकृत मुगल क्या थे? मुगलों का शासन कैसा था? केंद्रीकृत। मुगलों का शासन केंद्रीकृत शासन था और मुगल हर प्रांत को चलाने के लिए वहां पर 2 अधिकारियों की नियुक्ति किया करते थे, जिसमें से एक होता था दीवान और एक होता था सूबेदार। तो मुगल क्या करेंगे? मुगल के अधीन बहुत सारे क्या है? प्रांत। ऐसे कई सारे क्या है? प्रांत हैं। और इन प्रांतों में मुगल क्या करते थे? इनका शासन और प्रशासन चलाने के लिए वो 2 अधिकारियों की नियुक्ति किया करते थे, जिसमें से एक अधिकारी होता था दीवान और एक अधिकारी होता था सूबेदार। यानी मुगल जो अपने राज्यों की शासन प्रणाली चलाते थे वो 2 अधिकारियों के माध्यम से चलाते थे, एक दीवान होता था और एक सूबेदार होता था। ये जो दीवान होता था इसके पास राजस्व की व्यवस्था को ये देखता था। कौन देखता था? दीवान। किस व्यवस्था को? राजस्व व्यवस्था को। और जो सूबेदार होता था ये फौजदारी व्यवस्था को। किस व्यवस्था को देखता था? ये फौजदारी व्यवस्था को, या बोले तो कानून व्यवस्था की देखरेख का जिम्मा सूबेदार के पास था। तो ये क्या है? कानून व्यवस्था को कौन देखता था? सूबेदार देखता था। यानी प्रांत की जिम्मेदारी दीवान और सूबेदार की होती थी। ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई? कि जिससे
प्रांत में विद्रोह ना हो सके। यानी कोई अगर दोनों व्यवस्था किसी एक के पास रहेंगी तो विद्रोह कर सकते हैं। क्यों? पैसा भी होगा और सेना भी होगी, दोनों एक ही साथ रहेंगी तो कोई भी आदमी मजबूत हो जाएगा। अगर दोनों बटी रहेंगी तो आदमी उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। बंगाल के बारे में कहते हैं कि औरंगजेब भी साल के अंत में इस बात की टकटकी लगा कर देखता था कि बंगाल से राजस्व आया कि नहीं। बंगाल इतना महत्वपूर्ण था उसके समय में भी। तो ऐसे ही औरंगजेब ने अपने अंतिम समय में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि औरंगजेब 1707 में मर गया, लेकिन औरंगजेब ने 1700 में अब दो अधिकारी होते थे, एक दीवान और एक सूबेदार। तो औरंगजेब ने जो बंगाल का दीवान है, बंगाल का दीवान किसे बनाकर भेजा? मुर्शिद कुली खां को। 1700 में औरंगजेब ने बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को बनाकर भेजा। और इसी समय जो बंगाल का सूबेदार था वो था अजीमुन शाह। अजीमुन शाह क्या था? उस समय बंगाल का सूबेदार था। और अजीमुन शाह के बाद कौन था? ये औरंगजेब का पोता और बहादुर शाह का बेटा था। ठीक है, बहादुर शाह का बेटा और औरंगजेब का पोता कौन था? अजीमुन शाह, जिस पे किसकी जिम्मेदारी थी? बंगाल की सूबेदारी थी। यानी बंगाल की सेना की देखरेख किसके पास थी? वो अजीमुन शाह के पास थी। अब जब अजीमुन शाह के पास थी तो अजीमुन शाह क्या है? औरंगजेब का पोता है और बहादुर शाह का बेटा है। इस कारण अजीमुन शाह का ज़्यादा ध्यान दिल्ली में था। भाई मुगल वंश से था, ज़्यादा उसके पीछे क्या है? एक परिवार था, मुगलों का शासन था, तो उसकी ज़्यादा ध्यान कहाँ रहा? दिल्ली में रहा। और दिल्ली में ज़्यादा ध्यान देने के कारण जो यहाँ की सूबेदारी व्यवस्था थी वो मुर्शिद कुली खां के हाथों में ही थी। लगभग मुर्शिद कुली खां ही दोनों दीवानी और सूबेदारी रखता था। तो क्या हुआ? आज तक मुगलों ने क्या किया? दोनों को अलग अलग रखा, लेकिन अजीमुन शाह के सूबेदार होने के समय ये व्यवस्था भी इनडायरेक्टली मुर्शिद कुली खां के पास पहुंच गई। अब जब मुर्शिद कुली खां के पास पहुंच गई तो मुर्शिद कुली खां का मजबूत होना वास्तविक था। इसको करके मुर्शिद कुली खां ने, जैसे ही औरंगजेब का निधन होगा, अब क्या होगा? 1707 में औरंगजेब का निधन। औरंगजेब का निधन कब होगा? 1707 में हुआ। और जैसे ही औरंगजेब का निधन हुआ तो हम सब जानते हैं औरंगजेब एक बहुत योग्य शासक था। और इसके मरने के बाद मुगल की जो केंद्रीकृत सत्ता थी वो कमजोर हो गई। इसका फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली, यानी बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने कभी इस बात की घोषणा नहीं की कि वो स्वतंत्र रूप से बंगाल को उसने अलग कभी घोषित नहीं किया। इसी कभी कभी वो पैसे भेजता रहता था। किसको? मुगलों को पैसे भेजता रहता था, जिससे मुगल का विरोध का सामना उसे ना करना पड़े। लेकिन सारी सत्ता किसके पास थी? मुर्शिद कुली खां के पास थी। 1707 में मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? 1707 में इसके बाद अब उसने देख लिया कि मुगल उतने ताकतवर नहीं रहे, तो 1717 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार भी बन गया। यानी मुगलों की कमजोर केंद्रीय सत्ता का फायदा उठाकर इसने अपने आप को सूबेदार भी घोषित कर दिया। यानी सूबेदार की अभी तक क्या
इनडायरेक्टली सारी सत्ता चला रहा था, लेकिन 1707 में इसने डायरेक्टली यानी सूबेदार की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। और 1717 में इस समय 1717 में कौन था मुगल शासक? औरंगजेब का तो निधन हो चुका, बहादुर शाह। उसके बाद 1717 में कौन था मुगल शासक? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर क्या था? मुगल शासक था, मुगल बादशाह फर्रुखसियर है। इस समय क्या हुआ, सारी सत्ता बंगाल की सारी सत्ता मुर्शिद कुली खां के हाथ में आ गई और केंद्र में था फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर जो था, जैसा हमने जब मुगलों का पतन का काल पढ़ा तो इसमें पढ़ा कि सैयद बंधु, सैयद बंधुओं को पढ़ा। और सैयद बंधुओं की राजनीति के कारण, जिनको हम क्या जानते हैं, सैयद बंधुओं को हम जानते हैं किंग मेकर, जो राजा बनाते थे और अपने हिसाब से ही सत्ता चलाते थे। इन सैयद बंधुओं की राजनीति के कारण, आंतरिक राजनीति के कारण फर्रुखसियर कहाँ बिजी था? सैयद बंधुओं की आंतरिक कलह में बिजी था। उसी समय फायदा उठाकर 1717 में मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की सूबेदारी अपने हाथ में ले ली। अब जब 1707 में बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने सूबेदारी भी ले ली, तो फर्रुखसियर ने, आपको याद होगा, 1717 में ईआईसी को क्या दिया? दस्तक दिया। दस्तक दिया। दस्तक क्या था? 3000 रुपये में वार्षिक 3000 में बंगाल में मुक्त व्यापार, यानी 3000 रुपये देकर ईआईसी ने मुगलों से बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार पा लिया। और ये कब हुआ? जब 1717 में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की सूबेदारी हासिल की। तो घटनाक्रम हम देख रहे हैं। 1717 में मुगलों ने क्या किया? बंगाल में ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया कि आप पूरे बंगाल में कहीं भी जाकर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। और सूबेदारी किसने ली है इस समय? मुर्शिद कुली खां ने। अब जब मुर्शिद कुली खां को ये बात पता चलेगी तो इसकी मुर्शिद कुली खां खुश तो नहीं होगा, लेकिन वो अंग्रेजों को छेड़ेगा भी नहीं, क्योंकि अभी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अंग्रेजों से भी दुश्मनी मोल ले सके। और इस समय 1600 ईआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मद्रास में। इस समय ईआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मद्रास में। और 1717 मुक्त व्यापार मिल गया, तो अभी अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज 1651 में 1651 में एक फैक्ट्री बनाएंगे हुगली पे, हुगली नदी के मुहाने पर एक फैक्ट्री बनाएंगे। उसके बाद 1698 में 1698 में अंग्रेजों ने क्या किया था? 1698 में अंग्रेजों ने 3 गांव कौन कौन से? सुल्तानाती प्लस कालीकाता प्लस गोविंदपुरी, $1698 में अंग्रेज क्या करते हैं? 3 गांव सुल्तानाता, कालीकाता और गोविंदपुरी की जमींदारी ले लेते हैं। क्या करेंगे? 1698 में तीनों गांव की क्या ले ली इन्होंने? जमींदारी। और जमींदारी ले ली और यहाँ पर एक फोर्ट बनाया, यानी किला बनाया, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम आगे चलकर कोलकाता बनेगा, समझे? यानी 1698 में अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी हासिल हुई, जिसमें से एक गांव था कालीकाता, एक गोविंदपुरी और एक सुल्तानाती।
3 गांवों को मिलाकर उन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम। यही किला आगे जाकर क्या बनेगा, कलकत्ता बनेगा। ठीक है, तो अंग्रेज यहां तक पहुंच गए। अब 1717 में उनको मुक्त व्यापार का अधिकार भी मिल गया, जो फर्रुख सिंह ने दिया और दस्तक के माध्यम से मिला। और जब मुर्शिद कुली खां, यानी अभी कौन है यहां पर, बंगाल का नवाब, मुर्शिद कुली खां, और जब ये मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है तो इसके समय बंगाल की राजधानी ढाका, क्या है, इसके समय बंगाल की राजधानी ढाका है। और ढाका में बहुत आंतरिक गतिरोध है। क्यों, अभी अभी ये नवाब बना है, वहाँ पर क्या है, बहुत राजनीति चल रही है। तो वहाँ के षड्यंत्रों से बचने के लिए मुर्शिद कुली खां ढाका से राजधानी क्या करेगा, ढाका से राजधानी बदलकर कहाँ कर दी इसने, मुर्शिदाबाद। यानी मुर्शिदाबाद को राजधानी किसने बनाया, मुर्शिद कुली खां ने बनाया। ठीक है, और मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल 1700 से 1727। मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल क्या रहा, 1700 से 1727। 1727 में इसका निधन हो गया। ठीक है, मुर्शिद कुली खां का क्या हुआ, निधन हो गया। और इसके बाद उसका जवाई, मुर्शिद कुली खां का जवाई जिसका नाम था सुजाउद्दीन, वो 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब बना। तो इसके बाद कौन बनेगा, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद बनेगा 1727 से 1739, 1727 से 1739 सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। और इसके बाद जो नवाब बनेगा वो होगा सरफराज, इसका बेटा सरफराज नवाब बनता है। और ये रहेगा 1739 से 40, 1739 से 40 सरफराज खां बना। और इसके काल में जो बंगाल का सूबेदार होता था वो उसके अधीन 2 नायब सूबेदार होते थे। इसके काल में बंगाल के सूबेदार के अधीन 2 नायब सूबेदार होते थे। यानी इसके अधीन कौन होते थे, 2 नायब सूबेदार। इसमें से 2 नायब सूबेदार में से एक सूबेदार था जिसका नाम था अली वर्दी खां। एक नायब सूबेदार कौन था, अली वर्दी खां। ये अली वर्दी खां सरफराज के बाद क्या बनेगा, बंगाल का नवाब बनेगा। ये कौन था, नायब सूबेदार था, किसका, सरफराज का। सरफराज कैसा है, एक अयोग्य व्यक्ति था। उसके शासनकाल में ही सूबेदार के नीचे 2 नायब सूबेदार होते थे, जिसमें से एक था मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां सरफराज को हटाकर गद्दी पर बैठ जाता है और अली वर्दी खां गद्दी पर बैठ जाता है। और अली वर्दी खां के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत योग्य व्यक्ति था। तो अभी हम देखेंगे आगे बंगाल के अगले नवाब अली वर्दी खां को। अली वर्दी खां ये 1740 से और 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। अब इसके समय की अगर हम परिस्थितियां देखें तो ये हमारा भारत है,
ये हो गया बंगाल, यहाँ पे मुगल हो गए, और यहाँ पर मराठे। अब अलीवर्दी खां के सामने बंगाल का नवाब बनते ही कुछ चुनौतियां थी। सबसे पहले क्या है, वो पहले से नवाब नहीं था, नवाब की गद्दी पर सरफराज को हटाकर बैठ रहा था। तो सबसे पहले उसके सामने जो चुनौती थी वो थी मुगलों की। सबसे पहली चुनौती थी मुगलों की। उसके बाद उस समय मराठे भी मजबूत स्थिति में थे, तो दूसरी उसके सामने चुनौती होगी मराठों की। और तीसरी इसके सामने चुनौती होगी EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अलीवर्दी खां के जैसे ही नवाब बनता है तो उसका सामना 3 चुनौतियों से होता है। पहली मुगल, अब ये काल कौन सा है, 1740, और 1740 में मुगल बादशाह था रंगीला। मुगल बादशाह कौन है, रंगीला। और रंगीला तो रंगीले किस्म के आदमी थे, उनको क्या चाहिए था, उनको तो आराम चाहिए था। तो इस परिस्थिति में अलीवर्दी खान ने सबसे पहले मुगलों से संबंध स्थापित किया और रंगीला को 2 करोड़ रुपए देकर बंगाल की नवाबी खरीद ली। यानी 2 करोड़ रुपए में रंगीला से बंगाल की नवाबी खरीदी। किसने, अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने क्या कहा, क्या किया कि मुगलों की, उस समय मुगल बादशाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए दिए और कहा कि भैया बंगाल का नवाब मुझे घोषित कर दो। तो बंगाल की गद्दी पर किसका नियंत्रण हो गया, अलीवर्दी खां का। किसके कारण, 2 करोड़ रुपए देने के कारण। किसको दिए, रंगीला को दिए। कारण क्या था 2 करोड़ रुपए देने का, कि जिससे बंगाल में विद्रोह ना हो, यानी नवाब के यहाँ पे जो गुट थे वो विद्रोह ना करें, उनको लगे कि भाई इसके कंधे पर तो मुगलों का हाथ है, तो इसको छेड़ना ठीक नहीं तो छोटे छोटे लोग क्या करते, जो उसमें सूबेदार थे, वो इसके खिलाफ षड्यंत्र करते और इसको हटाते। तो सबसे पहले इसने क्या किया, मुगलों को अपने पक्ष में किया। दूसरा, इसके समय मराठे, और मराठों में हम जानते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो 1740 से और 61 तक इनका कार्यकाल रहा। और बालाजी बाजीराव को जब हमने मराठों में पढ़ा था तो हमने जाना था कि बालाजी बाजीराव के समय मराठों की जो स्थिति थी वो सबसे मजबूत थी और भारत के अधिकतम भाग पर मराठों का कब्जा हो चुका था। इसी क्रम में हमने देखा था कि 1651 में, वैसे तो मराठों के सबसे ज़्यादा जो बंगाल पर आक्रमण हुए वो इसी काल में हुए। कौन था तब अलीवर्दी खां था और इधर बालाजी बाजीराव ने लगातार मराठों पर क्या किया, बंगाल पर आक्रमण किया। इसके कारण बंगाल को बहुत क्षति पहुंची और 1651 में बंगाल से उड़ीसा को किसने छीन लिया, मराठों ने छीन लिया। यानी 1651 में उड़ीसा को बंगाल से छीन लिया। किसने छीन लिया, बालाजी बाजीराव में। और ये तो छीना ही, और बंगाल को चौथ, जो क्या था, एक राजस्व व्यवस्था थी, यानी टैक्स था, वो भी देने के लिए किसको, बंगाल को बाजीराव ने मजबूर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा यहाँ मुगलों से तो 2 करोड़ में इसने नवाबी खरीद ली। उसके बाद मराठों के साथ इसने क्या किया, मराठों में उस समय बालाजी बाजीराव का कार्यकाल था 1740 से 1761। सबसे अधिक हमले मराठों के बंगाल पर इसी काल में हुए। 1751 में उड़ीसा को बंगाल से छीन लिया गया और वो किसने छीना, वो बालाजी बाजीराव ने छीना और इन्हें चौथ देने पर मजबूत किया। अब EIC,
तीसरी जो इसकी चुनौती थी वो ईआईसी, और ये सबसे बड़ी चुनौती थी। हम जानते हैं इस समय इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मद्रास में, ठीक है, और धीरे धीरे बंगाल में भी ये स्थिति मजबूत कर चुके हैं, किससे, दस्तक के माध्यम से। अब इस काल में, ये काल है 1746 से 1763, 1746 से 1763, ये काल है कर्नाटक युद्ध, जो किसके बीच हुए, फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। किसको, कर्नाटक, यहाँ पे क्या है, एक राज्य है यहाँ पे हैदराबाद, और इससे नीचे कर्नाटक। इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए, जिनको इतिहास में हम काइनेटिक वार यानी कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते थे। इसी समय इनका विस्तार बंगाल तक हो गया। इसके समय, अलीवर्दी खां के समय, इनका अंग्रेजों का विस्तार और फ्रेंच के बीच जो प्रतिद्वंदिता थी, इसका विस्तार कहाँ पे हो गया, बंगाल में भी हो गया। यानी फ्रेंच और अंग्रेज के बीच जो कर्नाटक युद्ध हुए, उनकी आंच बंगाल तक भी पहुंच गई। और इसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इसके कारण अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी की, ठीक है। एक तो इन्होंने फोर्ट विलियम की किलेबंदी की, दूसरा ईआईसी लगातार दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी। ठीक, तो ये थी 3 अलीवर्दी खां के सामने चुनौतियां। अब इसको तो इसने पैसे देके मना लिया, इसे राज्य देके मना लिया। अब ईआईसी जो थी वो ये 2 काम कर रही थी, तो इससे अलीवर्दी खां बहुत बेचैन था। लेकिन अलीवर्दी खां ने कभी भी इनको नहीं छेड़ा, यानी इनको कभी ये ऐसा करने से उसने नहीं रोका। उसका कहना था, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कथन के रूप में, अलीवर्दी खां ने ईआईसी के बारे में क्या कथन कहा। तो अलीवर्दी खां ने ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा कि यूरोपियन कंपनियां मधुमक्खी के समान हैं, इन्हें छेड़ने पर ये काट कर मार देंगी, और नहीं छेड़ा तो ये अंत में शहद देंगी। तो इस नीति के कारण उसने अंग्रेजों को कभी छेड़ा नहीं, कभी उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। अब अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, इसके कोई लड़का नहीं था। इसकी 3 बेटियां थी, जो एक ढाका के नवाब के यहाँ, एक पटना के नवाब के यहाँ और एक पूर्णिया के नवाब के यहाँ पर उनकी शादी हुई थी। इसमें से जो पटना के नवाब के यहाँ पर इसने अपनी लड़की की शादी की थी, उसके बेटे सिराजुद्दौला को इसने नवाब बनाया। यानी इसके मरने के बाद कौन नवाब बना, सिराजुद्दौला। तो अगला नवाब जो होगा सिराजुद्दौला। सत्रह सौ छप्पन से 1757। इसका काल, सिराजुद्दौला का काल किसके रूप में जाना जाता है, इसका काल प्लासी के युद्ध के कारण जाना जाता है। तो इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, प्लासी का युद्ध, और जो कब हुआ 1757 में, किसके, बंगाल के नवाब और ईआईसी के बीच। तो सबसे पहली बात, ये कौन था, ये अलीवर्दी खां का देवता था। और इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई वो था प्लासी का युद्ध। अब इस युद्ध के अगर हम कारणों के बारे में जानें तो इसके
कारण थे। सबसे पहला कारण था इसका दस्तक। दस्तक जो अंग्रेजों को दिया, मुगलों द्वारा दिया गया एक मुक्त व्यापार का अधिकार था, 1717 में फर्रुखशियर के द्वारा दिया गया था। तो उसका दुरुपयोग एक इसका सबसे बड़ा कारण था। दूसरा, फोर्ट विलियम की किलेबंदी यानी अब हम किसका जिक्र कर रहे हैं? कारणों का। प्लासी का युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? ये कारण आज से नहीं थे, ये कारण पिछले नवाब के समय से थे। क्या था? एक दस्तक जो 1717 में फर्रुखशियर द्वारा दिया गया। उसका दुरुपयोग अंग्रेज कंपनियां इतना कर रही थी कि बंगाल के व्यापार को उन्होंने तहस नहस कर दिया। इससे नवाब परेशान थे। और दूसरा, फोर्ट विलियम्स की किलेबंदी, यानी अपने किलों की वो चार दीवारी कर रहे थे। तो इससे क्या है, इसकी कार्रवाई को किसने? सिराजुद्दौला ने रुकवा दिया। ठीक है, इसने क्या किया? इस कार्रवाई को रुकवा दिया। और यहां पर एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। एक घटना होती है यहां पर ब्लैक होल की घटना। यह है 1756 की। 1756 की घटना। इसमें क्या होता है कि एक छोटी काल कोठरी होती है, उसमें सिराजुद्दौला 146 अंग्रेज अधिकारियों को, बहुत छोटी सी कोठरी होती है, उसमें क्या करता है सिराजुद्दौला के 146 अंग्रेज अधिकारियों को उसमें ठूंस ठूंस के भर देता है। मतलब इतनी छोटी थी कि वहाँ पर सांस लेना भी दुर्लभ था। तो पूरी रात उनको बंद करके रखता है। तो इन 146 में से सिर्फ 23 ही बच पाते हैं। इस घटना से अंग्रेज नाराज हो जाते हैं। और अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मद्रास में। तो वहाँ से अंग्रेज चलेंगे, किससे? बंगाल पर अधिकार करने के लिए। वहाँ पर इनकी मदद करेंगी जो चार लोग इनकी मदद करेंगे। पहली है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम ये कौन है? ये इनकी क्या है? मौसी है, सिराजुद्दौला की मौसी, घसीटी बेगम। दूसरे थे पूर्णिया के नवाब। ये क्या है? मौसा है किसके? सिराजुद्दौला के। क्योंकि एक पटना में थी, एक मैंने पहले बताया अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, पटना, ढाका और पूर्णिया। तो पूर्णिया के जो इनके मौसा थे उनका नाम था शौकत जंग। और एक थे जगत सेठ, जो क्या थे? बंगाल के बैंकर थे। जगत सेठ ये क्या थे? बंगाल के बैंकर। और एक थे जो व्यापारी थे, अमीरचंद। ये क्या थे? व्यापारी थे। तो अभी क्या है कि फोर्ट विलियम्स की किलेबंदी हो रही थी, उससे क्या सिराज नाराज था। तो सिराज ने क्या किया? ब्लैक होल की घटना को अंजाम दिया। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई? 1756 में। इसमें कितने सैनिक थे? 146 सैनिक थे, जिसमें से 23 सैनिक ही बच पाए और बाकी मारे गए। उस परिस्थिति के कारण बाकी मारे गए। इसमें एक होलवेल नाम का अधिकारी भी था। इसमें कौन था? होलवेल नाम का अधिकारी भी इस घटना में शामिल था। यानी उस कमरे में जो बंद किए गए उनमें से एक होलवेल नाम का अधिकारी था। ये आगे चलकर क्या बनेगा? ये आगे चलकर बंगाल का गवर्नर बनेगा। क्या बनेगा? आगे चलकर बंगाल का गवर्नर बनेगा। ठीक है, तो ये घटना हुई। तो अंग्रेज इस घटना से नाराज हो गए। अभी अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर है वो है मद्रास में। तो अंग्रेज एक टुकड़ी जो पानी के माध्यम से कलकत्ता पहुंचेगी और एक टुकड़ी जो थल सेना की थी वो जमीन के माध्यम से बंगाल पहुंचेगी। तो जो यहाँ से मद्रास से जो थल सेना
थल सेना चली, वो पहुंचेगी बंगाल, और इसके जो लीड करेंगे, नेतृत्व किसने किया, तो वो थे क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक टुकड़ी यहाँ से पहुंचेगी, कहाँ पे, बंगाल। एक टुकड़ी जो पानी के माध्यम से बंगाल पहुंचेगी, उसका नेतृत्व करेंगे एडमिरल वॉटसन। ठीक है, तो दो गवर्नर अपनी अपनी टुकड़ी लेकर बंगाल की तरफ कूच करते हैं। थल सेना में नेतृत्व है रॉबर्ट क्लाइव के पास, और जल सेना का नेतृत्व है एडमिरल वॉटसन के पास, और ये जाकर मिलेंगे अमीर चंद से। ये क्या है, एक व्यापारी है, मतलब बहुत बड़ा व्यापारी था बंगाल का। ठीक है, और ये सब क्या करेंगे, चारों लोग मिलकर सिराज के खिलाफ, यानी सिराज से गद्दारी करेंगे। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। घसीटी बेगम जो सत्ता चाहती थी, मौसा शौकत जंग जो खुद को नवाब के रूप में देखता था, और जगत सेठ जो एक बैंकर था, और अमीर चंद जो एक बंगाल का बड़ा व्यापारी था। ये चारों मिलकर सिराज के खिलाफ क्या करेंगे, गद्दारी करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों में क्लाइव जाके मिलेगा अमीर चंद से। अमीर चंद से क्लाइव मिलेगा और बात करेगा कि हमें बंगाल का नवाब को उसकी गद्दी से हटाना है, आप हमारी मदद कीजिए। तो इसमें कहते हैं अमीर चंद ने अंग्रेजों से 30 लाख रुपए प्लस बंगाल के खजाने का 50% मांगा। यानी अमीर चंद गद्दारी करने के लिए तैयार हो गया, और क्या मांगा इसने, 30 लाख रुपए तो कैश मांगे, बाकी 50% बंगाल के खजाने का भी इसको दिया जाना चाहिए, ऐसी इसने बात की। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव फिर सिराजुद्दौला के सेनापति से मिला। इनके सेनापति थे उस समय सेनापति मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, और एक इनका सेनापति था राय दुर्लभ। दो सेनापति थी। तो क्लाइव किससे मिलेगा, मीर जाफर से, और मीर जाफर को अपनी तरफ शामिल कर लेगा। बोलेगा कि मीर जाफर को कि हम आपको नवाब बनाएंगे। तो मीर जाफर ने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, उसको लालच आ गया, और वो समझौता कर लेता है किससे, क्लाइव से। तो मीर जाफर दो समझौते करेगा, क्लाइव दो समझौते करेगा, एक मीर जाफर के साथ और एक अमीर चंद के साथ। कहते हैं अमीर चंद के साथ उसने 2 स्टाम्प पर समझौता किया। एक जो असली स्टाम्प था उस पे शर्तें और थी, और एक जो नकली स्टाम्प था जो अमीर चंद को दिखाया गया वो नकली स्टाम्प रहा, जिसे उसने कहकर किया कि समझौता मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लाइव ने ऐसे करके बंगाल पर अपनी पूरी पकड़ को मजबूत कर दिया। मीर जाफर से उसने बोला कि आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें मुक्त व्यापार चाहिए, यानी जो 10 तक चली आ रही है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, और दूसरा बंगाल के किलों की घेराबंदी करनी होगी हमें। तो इसके लिए मीर जाफर तैयार हो गया, और इसके बाद जो हुआ वो था प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ये थे हमारे कारण। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और EIC के बीच हुआ। तो युद्ध बंगाल के नवाब वर्सेस अंग्रेज। अब अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन। रॉबर्ट क्लाइव प्लस एडमिरल वॉटसन, ये 2 लोग थे जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। और बंगाल की ओर से नवाब था सिराजुद्दौला,
और सिराजुद्दौला के सेनापति जो थे मीर मदान और मोहनलाल। कौन थे? इसका जो साथ दिया वो किसने दिया? मीर मदान और मोहनलाल। क्योंकि सेनापति जो था सिराज का, मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिल चुका है। और ऐसा कहते हैं कि जब युद्ध चल रहा था तो सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने जाकर बोला कि आप यहाँ से बंगाल की ओर निकलिए, यानी राजधानी की ओर निकलिए, हम युद्ध देख लेंगे और जीत जाएंगे। और जैसे ही मीर जाफर वहाँ से अलग हुआ, उन्होंने अपने साथियों को भेजकर वो सिराजुद्दौला का कत्ल करा दिया और उसकी हत्या करा दी। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध। तो इससे आगे वाला भाग हम अगली क्लास में देखेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।